हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। बच्चों, हम लोग हमारे 7th क्लास के हिस्ट्री जो इतिहास पार्ट है आपका, इसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें कौन से टॉपिक कंप्लीट किए थे? पुराने और नए धर्म के बारे में, भाषा तथा क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है हमारा, आज हम समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ये चैप्टर है तो काफ़ी बड़ा है, तो इसके काफ़ी वीडियोस बन गए हैं। अब ये आज इसका लास्ट है, आज कंप्लीट हो जाएगा आपका ये चैप्टर। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, इसमें हमने पुराने और नए धर्म के क्षेत्र के बारे में, धर्म के बारे में, भाषा के बारे में ये पढ़ा था। आज हम समय और इतिहास के काल खंडों पर विचार, ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, ठीक है, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते थे कि समय जब निकलता गया उसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि कितने दिन चले गए, कितने घंटे चले गए या कितने वर्ष बीत गए हैं। उनका मतलब देखने का नज़रिया क्या था, उनकी सोच क्या थी कि समय जो है मतलब आर्थिक और सामाजिक संगठन में जो परिवर्तन आ रहे हैं समय के साथ साथ, वो कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनके बारे में विचार करना, उस हिसाब से वो समय को देखते थे। ठीक है, आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है और दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया, कि समय के साथ साथ धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक संगठन है, हर चीज़ में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। यदि अतीत की समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान होगा। मतलब अतीत को समान विशेषता रखने वाले, ठीक है, मतलब ऐसा समय, मतलब इतना समय, मतलब कुछ वर्षों का समय जिसमें एक जैसे, मतलब कुछ ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं, मतलब एक जैसा समय चला हो, तो समान विशेषता रही हो जिस समय में, उसको उस हिसाब से कालखंड में बांट दिया जाए। तो इससे क्या हो जाता है कि समय का अध्ययन करना आसान हो जाएगा। शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था। उस समय क्या था कि समय का जो 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। ठीक है, समय के इतिहास जो इतिहासकार थे उस समय, उन्होंने जो भारत का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है हम पढ़ रहे हैं, उसको 3 युगों में बांटा था। कौन कौन से? हिंदू है, मुस्लिम है और ब्रिटिश है। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। ये विभाजन इसी विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। देखो, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस हिसाब से क्यों बांटा था कि पहले सारे हिंदू राजा आए थे, हिंदू राजाओं ने राज किया था, तो इस हिसाब शासक का जो धर्म था, जो राजा का धर्म था, उसी हिसाब से उस समय को उस कालखंड में डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद मुस्लिम शासक आए, जैसे मुगल आए, तो उस समय को अलग बांट दिया गया। फिर इसके बाद में अंग्रेज आए, तो उस समय को ब्रिटिश नाम दे दिया। तो 3 कालखंडों में बांट दिया गया इतिहास को। तो उस समय ये विचार जो था इस बात पर आधारित था कि शासकों का जो धर्म होता है वही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, कि शासक का जो धर्म होता है उसी हिसाब से वो उसके क्षेत्र में, उसके हर नियम में या हर मतलब आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक, हर क्षेत्र में परिवर्तन उसी हिसाब से होता है, शासक के धर्म के हिसाब से। और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। इस जो विभाजन था हिंदू का, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस कालखंड को अब जो इतिहासकार है आधुनिक युग में नहीं मानते इसे। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर, मतलब ये क्या करते हैं, सिर्फ धर्म को नहीं मानते। जैसे वो जो डिवाइडेशन किया गया था वो धर्म के आधार पर था, लेकिन अब जो इतिहासकार हैं वो आर्थिक और सामाजिक कारकों को क्या मानते हैं, आधार मानते हैं, किसका? कालखंड में बांटने का, इतिहास को। अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं उस हिसाब से वो तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकारों का समावेश था। जैसे सबसे पहले हमने जो 6th क्लास में आपने पढ़ा था शिकारी संग्राहक, सबसे पहले वो आदि मानव जो था वो शिकारी था, संग्राहक बना। फिर प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, मतलब धीरे धीरे खेती शुरू की, कृषक बने। शहरों और गाँवों के निवासी बने। प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य, जनपद, महाजनपद, ये सब पढ़ा था आपने 6th क्लास में।
इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें कि प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, इसके बाद का इतिहास हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसे हम मध्यकालीन मतलब मध्य का मिडिल है, मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। भारत के इतिहास के ये 1000 साल जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं और अनेक बदलावों के ये साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं व 11वीं शताब्दियों से बहुत भिन्न थी। ये तो बिल्कुल सी जाहिर सी बात है कि जो 16वीं और 18वीं शताब्दी है ये किससे अलग थी, बिल्कुल तुलना की जाए तो 8वीं से और 11वीं शताब्दी से तो बहुत ज़्यादा अलग थी, कि धीरे धीरे विकास होता गया। इसलिए इस सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से भी की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भी भाव जुड़ा हुआ है, कि जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, जैसे जैसे आधुनिक समाज में हो रहे हैं, नए परिवर्तन हो रहे हैं समाज में। जैसे आज का जो समाज है वो उस समाज से कितना ज़्यादा भिन्न है। इससे आशय निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब आज यदि हम ये चीज़ दोनों को तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस समय तो कितना रूढ़िवाद था, कितना पुराना था। मतलब नहीं कहते जैसे कोई आज तो हम तो मतलब कोई 30 साल पहले का होता है उसको भी ये कहते हैं कि तो पुराने जमाने का है। तो वही बात है, तो मध्यकाल तो बहुत पहले की बात है, ठीक है। 17वीं 18वीं जो शताब्दी 16वीं 17वीं शताब्दी जो है, तो ये इसे हम रूढ़िवादी मानते हैं। इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं ऐसे लगता है आज को देखते हुए। आज जो टेक्निकल जो युग चल रहा है, विज्ञान का युग चल रहा है, उस हिसाब से लगता है कि उस समय तो शायद कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। उस समय जो जरूरत थी उस समय वो परिवर्तन हुए थे। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे हैं। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई है कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। बाहर की कंपनियों को, मतलब अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई थी कई जगह की, तो जैसे भारत की देख लो। भारत में इसीलिए तो बाहर की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यूरोपीय कंपनियां, वो भारत में आके इन्होंने अंग्रेजों ने राज करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा संपन्न थी। उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था। और इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों और यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष हुई बातों से करने की कोशिश करें। यदि आपने उस लास्ट क्लास में भी अच्छे से पढ़ा है तो आप इस चीज़ का एक तुलनात्मक अध्ययन कंपैरिजन कर सकते हो। आप इस चीज़ में जहाँ भी संभव हो देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डाल कर ये देखें तो और भी कुछ क्या बदला है या कुछ वैसा ही रहा है, ये हम अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर तो बच्चों आपका यहीं कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न तो मैंने आपको भेज दिए हैं, तो आपने आई होप कर भी लिए होंगे नोटबुक में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार किया गया है। कि उस समय 19वीं सदी थी, तब उस 3 भागों में बांटा गया था कालखंड के हिसाब से इतिहास को, हिंदू, मुस्लिम और कौन सा है, ब्रिटिश। ये विभाजन जो था एक किस विचार पे आधारित था, धर्म पे आधारित था, ठीक है। कि शासक का जो धर्म होगा वही उसी हिसाब से उस कालखंड को विभाजित कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि हिंदू शासक थे तो हिंदू धर्म हो गया, और जब मुस्लिम शासक थे तब मुस्लिम धर्म हो गया, और जब अंग्रेज आ गए तो ब्रिटिश हो गया। लेकिन आज के इतिहासकारों को ये चीज़ क्या थी, स्वीकार नहीं थी। मतलब आज के जो इतिहासकार है उनको चीज़ स्वीकार नहीं थी कि धर्म के आधार पे हम इसका जो विभाजन है वो नहीं कर सकते। इतिहास का विभाजन तो किसके आधार पर हो सकता है, आर्थिक जो विशेषताएं हैं और सामाजिक जो कारक है इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसका विभाजन कर सकते हैं। इसके बाद कि आज का जो ये इस समय जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज हम यदि देखें तो आधुनिक काल है। इसमें हम अभी इस जो पढ़ रहे हैं ये किसके बारे में, मध्यकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट जो क्लास में आपने पढ़ा था, लास्ट जैसे मतलब पीछे जो 6th क्लास में जो पढ़ा हुआ है वो हमने
शुरुआती दौर था कि प्रारंभिक मनुष्य की कैसे शुरुआत हुई। धीरे धीरे उसने एक शिकारी से संग्राहक बना, फिर कृषक बना, धीरे धीरे नगरों का निवासी बना, फिर इसके बाद जनपद है, महावैदिक सभ्यता है, जनपद है, महाजनपद है, फिर मुगल शासक आए, दिल्ली सल्तनत हुई, मुगल शासक। तो ये मध्यकाल से धीरे धीरे आधुनिक काल में आ गए। फिर आधुनिकता के साथ साथ भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति भी जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब हमें आज तो ये लगता है कि जो मध्यकाल जो था बहुत ज़्यादा पुराना था, मतलब रूढ़िवादी था, उसके टाइम तो शायद कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए थे, उस समय की जो मांग थी उस हिसाब से। ठीक है, तो आज ये सब हमने डिस्कस किया है, तो अब हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम न्यू चैप्टर जो है आपका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर है आपका नए राजा और उनके राज्य। मध्यकाल के जो राजा थे उनके बारे में हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे कि मध्यकाल में कौन कौन से राजा हुए, कौन से राजवंश हुए, किस प्रकार से राज्य किया उन्होंने। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।